अगर माँ सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी तो फिर वो महाडायन कब और कैसे बन गई? युग के मन में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है। युग बेटा, उस दिन बस में बैठने के बाद मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर जाऊंगी। प्रशांत ने बोल दिया था कि मैं यहाँ से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं, पर उसे क्या पता, नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भी किसी न किसी अपने की जरूरत पड़ती है, और अब तो मेरे पास कोई भी अपना नहीं बचा था। सब मुझसे दूर हो चुके थे। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। युग बेटा, मैं ही जानती थी उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। चित्रा एक लंबी आह भरने के बाद फिर बोल पड़ती है। जब मैं मेहंदी पथार रेलवे स्टेशन पहुंची तो मेरे सामने से कई ट्रेनें गुजर रही थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस ट्रेन में बैठूं। ऐसी कौन सी ट्रेन थी जिसमें बैठने से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाती। मैं सोच ही रही थी कि मैं कहाँ पर जाऊं, कौन सी ट्रेन में बैठूं। उसी वक्त मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने मेरी जिंदगी को तो बदल कर रख ही दिया था, साथ में खुद मुझे भी बदल दिया था। मुझे डरपोक से डायन बना दिया। मुझे लगा ही नहीं था कि वो मुझे वहां पर मिलेगी, मेरी जिंदगी को एक नई मंजिल देने के लिए। चित्रा के इतना कहते ही फिर आंसू की बूंद के अंदर हलचल होने लग जाती है। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट नजर आती हैं तो युग देखता है कि चित्रा मेहंदी पथार स्टेशन पर एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसके आसपास कोई नहीं था। पूरा मेहंदी पथार स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। वहां पर बस वो अकेली बैठी हुई थी। शाम हो चुकी थी, जिस कारण अंधेरा भी होने लग गया था। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये कैसा भूचाल आया है मेरी जिंदगी में। क्या से क्या बन गई है मेरी जिंदगी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, कैसे फिर से जीना शुरू करूं, वो भी मेरे बेटे युग के बिना। वही तो मेरी जिंदगी था। इतना कहकर चित्रा अंदर ही अंदर रोने लग जाती है। सिर्फ मर्द ही अपने आंसू नहीं छुपाते हैं, कई बार औरतें भी अपने आंसू अपने अंदर ही छुपा लेती हैं। उन्हें बहने से रोक लेती हैं ताकि वो टूटे ना, अपने आप को अंदर से मजबूत कर सके और खुद को हौसला दे सके। चित्रा भी बार बार खुद को यही हौसला देने की कोशिश कर रही थी। प्रशांत ने चित्रा को जो बातें बताई थी, चित्रा को वो बातें याद आने लग जाती हैं। चित्रा खुद से कहती है, प्रशांत सही कह रहा था, मैं उस भक्षानर के बनाए हुए चक्रव्यूह में फिर से नहीं फंस सकती। यक्षिणी ने अनुराग के साथ क्या बिसाहा किया, क्यों रज्जन को श्राप दिया, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं भला ये सब जानकर क्या करूंगी। अनुराग तो वैसे ही मर चुका है, और रही बात युग की, तो उस भक्षानर ने मेरे बेटे को भी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं जानना है, दूर रहना इन सब चीजों से। अगली ट्रेन जो भी आएगी मैं उसी में बैठ जाऊंगी, चाहे फिर वो मुझे कहीं पर भी क्यों न ले जाए। वहीं से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। चित्रा ठान लेती है कि जो भी अगली ट्रेन आएगी उसमें वो बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाएगी। चित्रा अगली ट्रेन के आने का इंतजार करने लग जाती है, जो कि मेहंदी पथार रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन थी। तभी उसे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल उसके सामने एक ट्रेन आकर रुक जाती है। चित्रा अपना सामान लेकर बेंच पर से उठ जाती है। वो ट्रेन के पास जा ही रही थी कि तभी उस ट्रेन की बोगी में से एक सुनहरी बिल्ली निकलती हुई नजर आती है, जो बोगी से नीचे उतरती है और बोगी के दरवाजे के पास ही रुक जाती है। जब चित्रा उस सुनहरी बिल्ली को देखती है तो वो अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाती है। वो सुनहरी बिल्ली को देखकर दंग रह गई थी और वहीं पर खड़ी रह गई थी। चित्रा अच्छे से जानती थी कि वो सुनहरी बिल्ली कौन थी। उसने उसे आखिरी बार तब देखा था जब वो कोलकाता छोड़कर दिल्ली जा रही थी, और आज फिर एक बार वो उसके सामने आ गई थी जब वो मेहंदी पथार छोड़कर जा रही थी। अगले पल ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लग जाती है। ट्रेन की आखिरी बोगी जैसे ही वहां से गुजरती है, वो सुनहरी बिल्ली एक बेहद ही खूबसूरत औरत के रूप में बदल जाती है, जिसकी चोटी उसकी पीठ पर सांप की तरह रेंग रही थी। चित्रा उस औरत को देखते हुए कहती है, रुबीना जी आप? रुबीना चित्रा के पास आते हुए कहती है, हाँ चित्रा मैं, कैसी हो तुम? चित्रा पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रुबीना ही खुद बोल पड़ती है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ठीक होगी। चित्रा अभी भी चुप ही खड़ी रहती है। रुबीना फिर बोल पड़ती है, तुम ठीक होगी भी कैसे? तुम एक भक्षानर के वंशज से शादी करके पछता जो रही हो। जैसे ही रुबीना ये बात बोलती है, चित्रा उसे हैरानी के साथ देखने लग जाती है। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, इसे कैसे पता कि अनुराग एक भक्षानर का वंशज है? रुबीना फिर बोल पड़ती है, ऐसे मत देखो मुझे चित्रा, तुमने क्या किया है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे सब पता है, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी नजर तुम पर नहीं है?
हमारी नजर तो तुम पर तुम्हारे जन्म से ही है, पर ना कभी तुम्हारे माँ बाप हमें समझ पाए, ना ही तुम हमें कभी समझ पाई कि हम सब तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अपने साथ अपनी काली दुनिया में ले जाना चाहते हैं। चित्रा अभी भी चुप खड़ी रहती है। रुबीना कहती है, जब तुम दिल्ली आई थी उस वक्त भी हमने तुम पर नजर रखी हुई थी। तुम्हें हम ऐसे ही इंसानों के साथ कैसे छोड़ देते? हर वो बिल्ली जिस पर कभी तुम्हारी नजर पड़ी होगी वो बिल्ली नहीं थी बल्कि डायनी थी, जिन्हें मैंने ही तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। दिल्ली में जब अनुराग तुम्हें पहली बार कॉलेज में मिला था उस वक्त ही मुझे पता चल गया था कि अनुराग एक भक्षानर का वंशज है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? आपको पता था? तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे अनुराग से क्यों दोस्ती करने दी? क्यों उससे प्यार होने दिया? रुबीना धीरे धीरे कहती है, अगर बता देती तो क्या तुम रुक जाती चित्रा? मेरी बात मान लेती? तुम मेरे कहने से दूर रहती अनुराग से? चित्रा मायूसी के साथ अपना सिर नीचे झुका लेती है। उसका ये मूवमेंट देखकर रुबीना समझ जाती है कि उसका क्या जवाब था। रुबीना झट से बोल पड़ती है, नहीं रह पाती ना तुम अनुराग से दूर, आखिर तुम उसके प्यार में जो थी। अगर प्यार इंसान को एक नई जिंदगी देता है तो वही प्यार उसकी जिंदगी को तबाह भी कर देता है, और तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे साथ वही किया है। मुझे पता था कि इंसानों के बीच रहकर तुम भी पूरी इंसानों की तरह ही बन चुकी हो। तुम्हारे अंदर भी उसी के गुण आ गए हैं, और जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है वो संभलता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता है। इसलिए तुम्हें भी ठोकर लगना जरूरी थी, एक बड़ी ठोकर, और अब वो तुम्हें लग चुकी है। चित्रा चुपचाप रुबीना की सारी बातें सुनती रहती है और अपनी गलती पर पछताती रहती है। कुछ देर चित्रा और रुबीना के बीच खामोशी छाई रहती है। जब चित्रा कुछ नहीं कहती है तो रुबीना ही फिर बोल पड़ती है, तो फिर अब क्या करने का सोचा है तुमने चित्रा? कहाँ पर जा रही हो तुम? चित्रा मायूसी के साथ कहती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर जा रही हूँ। मेरी किस्मत मुझे जहाँ पर ले जाएगी मैं वहीं पर चली जाऊंगी। रुबीना पलट कर कहती है, जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं उनकी जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है। चित्रा कुछ गुस्से के साथ कहती है, पर मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। रुबीना तेज तरार आवाज में कहती है, कैसे करोगी नई जिंदगी की शुरुआत चित्रा? इन इंसानों के साथ रहकर। भूलो मत, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हारी एक अलग दुनिया है। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी हो। तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकती, बल्कि बाकी की बची खुची जिंदगी को बर्बाद ही करोगी। इसलिए अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो हमारी काली दुनिया में। तुम्हारे लिए वही दुनिया बनी है, उसी काली दुनिया में तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस काली दुनिया में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे माता पिता ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी ताकि मैं उस काली दुनिया से दूर रहूं, और तुम मुझे उसी दुनिया में जाने का बोल रही हो। रुबीना चित्रा को एकटक देखते हुए कहती है, अपनी जान की कुर्बानी देकर तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें दूर कर दिया काली दुनिया से, पर क्या तुम युग को दूर नहीं करोगी उस काली दुनिया से? उसे सुरक्षित नहीं रखना चाहोगी? चित्रा हिम्मत करते हुए बड़े ताव के साथ कहती है, मैं अपने बेटे युग को सब चीजों से सुरक्षित करके ही यहाँ से जा रही हूँ। मैंने उसके गले में यक्षिणी के हीरे का लॉकेट पहनाया है ताकि यक्षिणी उसका कुछ न करे। मैंने भक्षानर के साथ बिसाह किया है ताकि भक्षानर उसके पास तक ना भटक सके, उससे हमेशा दूर रहे। रुबीना पलट कर कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है इतने से इंतजाम करने के बाद तुम्हारा बेटा युग सुरक्षित हो जाएगा? जिस वक्त उस भक्षानर को पता चलेगा कि यक्षिणी का हीरा उसके पास नहीं है, तो फिर देखना वो क्या करता है। एक पल भी नहीं लगेगा उसे वो हीरा युग से छीनने में। चित्रा कहती है, पर उसने मेरे साथ बिसाह किया है, वो युग के पास नहीं जा सकता। रुबीना जवाब देती है, वो युग के पास नहीं जा सकता तो क्या हुआ? वो किसी और को तो युग के पास भेज सकता है ना, उस हीरे को लेने के लिए। सिर्फ हीरे को लेने के लिए नहीं, बल्कि युग को भी मारने के लिए। हो सकता है वो यक्षिणी को ही भेज दे, आखिर यक्षिणी उसी के पास तो कैद है ना, वो जो चाहे यक्षिणी से करवा सकता है। रुबीना की ये बात सुनकर चित्रा और ज्यादा घबरा जाती है। थोड़ी देर पहले बिसाह करने और यक्षिणी का हीरा युग को देने के बाद जिन चिंताओं से वो मुक्त हो गई थी, उन चिंताओं ने उसे वापस से घेर लिया था। उसे फिर से युग की फिक्र होने लग गई थी। चित्रा डरने लग गई थी। चित्रा डरते हुए कहती है, तो फिर क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं मैं अपने बेटे को? रुबीना कहती है, उस भक्षानर को डरा कर चित्रा, बता दो उस भक्षानर को कि डायन डरती नहीं है बल्कि डराती है। तुम्हारे पास तो डायन और पिशाच दोनों की शक्तियां हैं। वो भक्षानर का अंश सोच भी नहीं सकता, तुम उसका क्या हाल कर सकती हो? चित्रा बड़े गौर से रुबीना की सारी बातें सुनती रहती है। रुबीना कहती है,
पर ये सब तभी हो सकता है जब तुम काली दुनिया में प्रवेश करो, अधूरी डायन से पूरी तरह डायन बनो और फिर डायन से महाडायन। तभी तुम अपने बेटे युग को उस भक्षानर से भविष्य में बचा पाओगी, क्योंकि आने वाले वक्त में वो भक्षानर और ताकतवर बनने वाला है। वो ताकतवर बने उससे पहले ही तुम उसे हराने के काबिल बन जाओ, काली दुनिया में प्रवेश करके। रुबीना की बातें सुनकर चित्रा सोच में डूब जाती है। रुबीना कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में चित्रा, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इंसानों के साथ ही रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है या फिर मेरे साथ काली दुनिया में प्रवेश करके युग के आने वाले भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करना है। भविष्य में उसके ऊपर जो मुसीबतें आने वाली हैं उसे उससे बचाना है। चित्रा सोच ही रही थी कि तभी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण चित्रा का ध्यान उस ट्रेन की तरफ चले जाता है। चित्रा मन में सोचती है, आखिरी ट्रेन तो गुजर गई थी, फिर ये ट्रेन यहाँ कैसे? रुबीना बोल पड़ती है, तुम्हारी आखिरी ट्रेन अभी तक इस स्टेशन से गई नहीं है चित्रा। जो ट्रेन तुमने गुजरते हुए देखी थी वो सब तुम्हारा भ्रम था। तुम्हारी ट्रेन तो अब आ रही है। तुम सोच लो, उस ट्रेन में बैठकर तुम्हें अपनी एक नई जिंदगी फिर से शुरू करनी है या फिर मेरे साथ रहकर भक्षानर को हराना सीखना है अपने बेटे युग को बचाने के लिए। पर तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना, क्योंकि काली दुनिया में प्रवेश लेना तो बड़ा आसान है पर उससे निकलना बहुत मुश्किल। काली दुनिया से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, फिर वही आपकी अंतिम दुनिया होती है। इतना कहकर रुबीना चुप हो जाती है। चित्रा के सामने एक ट्रेन आकर रुक जाती है। चित्रा एकटक ट्रेन को देखते रहती है और सोचते रहती है वो क्या करे। बोगी के अंदर कदम रखने से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, तो स्टेशन पर रुककर वो काली दुनिया में कदम रखने वाली थी। चित्रा के चेहरे के सामने कभी उसके माता पिता का चेहरा आ रहा था तो कभी युग का चेहरा आ रहा था। एक तरफ माता पिता की कुर्बानी याद करके उसका मन बोगी में बैठने का कर रहा था, तो दूसरी तरफ युग का चेहरा देखकर भविष्य में युग को बचाने के लिए काली दुनिया में प्रवेश करने का उसका मन कर रहा था। वो फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो क्या करे। अगले पल चित्रा अपना कदम बोगी में रखने के लिए आगे बढ़ाती है। ये देखकर रुबीना मायूस हो जाती है कि इतना समझाने पर भी चित्रा ने उसकी बात क्यों नहीं मानी थी। इसलिए रुबीना नीचे नजरें करते हुए दूसरी तरफ देखने लग जाती है। अगले ही पल ट्रेन की फिर से आवाज सुनाई देती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। रुबीना मायूसी के साथ कहती है, अब तो चित्रा भी चली गई, अब क्या होगा? सहसा एक औरत की आवाज सुनाई देती है, अब भक्षानर का अंत होगा। यह आवाज सुनते ही रुबीना जब अपनी नजरें ऊपर करती है तो देखती है कि चित्रा वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने ट्रेन में जाने के लिए अपना कदम तो आगे बढ़ाया था, पर वो ट्रेन में चढ़ी नहीं थी, वो वहीं पर रुक गई थी। चित्रा आक्रोश भरे लहजे में कहती है, अगर मेरे माता पिता ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तो क्या मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती? आखिर मेरे अंदर भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। अब तक मैं उस काली दुनिया से दूर भागती रही सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बेटे युग पर उस काली दुनिया का कोई बुरा असर ना पड़े। पर अब जब बात मेरे युग बेटे की जान पर ही आ गई है, तो उसकी जान बचाने के लिए मैं जरूर उस काली दुनिया में कदम रखूंगी। अधूरी डायन से पूरी डायन बनूंगी और फिर महाडायन। चित्रा की बात सुनकर रुबीना खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये हुई ना बात चित्रा, अब उस भक्षानर के अंश की खैर नहीं। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी के साथ ही डायन बनने का सफर शुरू होता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।